हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बिहार के मॉडर्न इतिहास के बारे में। हमने आपको सिलेबस बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और फर्स्ट टॉपिक था बिहार में पुर्तगालियों का आगमन। जिस तरह से भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है सबसे पहले, यानी यूरोपीय लोग कैसे आते हैं। सबसे पहले स्पेन वाले आते हैं। स्पेन कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। तो वो जब आता है वो भारत की खोज करना चाहता है तो पहुंच जाता है कोलंबस कहाँ? अमेरिका की खोज कर लेता है। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज करता है और भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है, ठीक है। और जमोरिन वहां पे उनका स्वागत करते हैं और जितना उसको खर्चा लगा था समुद्री यात्रा से आने में, उसका 7 गुना उसको मुनाफा हुआ। फिर धीरे धीरे पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी आए, ठीक। तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या यूरोपीय लोग आए थे? क्या यहाँ पे बिहार में उनका कुछ संबंध है? तो चलिए इन्हीं तथ्यों को देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। जिस तरह सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए, बिहार में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली तक था। कहाँ तक था? हुगली तक, जहां से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। पटना तक आते थे, हुगली से पटना तक आते थे। पुर्तगाली अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और वापस में सूती एवं अन्य वस्त्र ले जाते थे, ठीक है। बोल रहा है वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1932 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। हमने क्या देखा? पुर्तगाली के बारे में फैक्ट। डच भी कहाँ से है? तो नीदरलैंड और डेनमार्क, उन्हीं को डच कहा जाता है, वो भी यूरोप से है। तो हमने क्या लिखा है? यूरोपीय व्यापारी। तो हम पुर्तगाली के बारे में 2 फैक्ट देखें कि एक तो उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहां से वे नाव तक द्वारा पटना तक आते थे। दूसरा, वो पुर्तगाली अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और वापसी में सूती और अन्य वस्त्र ले जाते थे। अब डच के बारे में क्या फैक्ट है कि पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत में 1932 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, ठीक है। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति में था। सबसे ज्यादा सोरा मिलता था बिहार में और सोरे के लिए और अफीम के लिए बिहार प्रसिद्ध था और यहाँ पे व्यापारी लोग आते थे। किस चीज के लिए? अफीम के लिए और सोरा के लिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि अब क्या अंग्रेजों से भी संबंधित, क्या अंग्रेज भी बिहार में आए? तो हाँ, बिल्कुल आए। 1951 में बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेजों को वास्तविक सफलता मिली। तो अगर प्रश्न आए कि अंग्रेजों को बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में कब सफलता मिली, तो 1651, सॉरी मैंने 1951 बोल दिया, 1651। कैसे याद रखिएगा? 1651 या लास्ट में एक, इधर भी एक 6-5 या 5-6, 1-5 5-6 1-1, 1651। अब है जॉब चारनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। प्रश्न ये आया हुआ है और उम्मीद है कि हमेशा पूछ ही ले कि 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान किसको बनाया गया? तो जॉर्ज चारनाक। और ये 1664 से 1680 तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है कि बिहार में सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% का कर लगा दिए जाने से क्षुब्ध होकर जॉब चारनाक 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। क्यों भाई ऐसा क्या किया? तो जो बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां, इसने 1680 में क्या किया? अंग्रेज कंपनी जो भी व्यापार करते थे उस व्यापार पर 3.5% का कर लगा दिया और इससे गुस्सा होकर जॉब चारनाक क्या कर दिया? 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया, ठीक। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसने कर लगाया और जॉब चारनाक हुगली शहर को लूट लिया? तो शाइस्ता खां ने कितना प्रतिशत कर लगाया? तो 3.5% कर लगाया।
अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में 1713 में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। जो पटना फैक्ट्री था ना, जिसका प्रधान जॉब चरनाक था, तो उसको कब फर्रुखसियर के शासनकाल में 1713 में कब बंद किया पटना फैक्ट्री को, किसके शासनकाल में? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में। कब? तो 1713 याद रखिएगा। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। जैसे पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया था ना अंग्रेजों के लिए, फिर उसने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 यानी 1713 में बंद किया, और उसके 4 साल बाद 1717 में पुनः स्वतंत्रता दे दी कि ठीक है व्यापार करो, फैक्ट्री बनाओ। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। 1757 ईस्वी में पलासी और 1764 ईस्वी में बक्सर युद्धों के फलस्वरूप बिहार ब्रिटिश आधिपत्य में आया। बिहार ब्रिटिश कब आधिपत्य में आया? तो पलासी के युद्ध के टाइम और बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप। यहीं से आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू होता है। ठीक है। बक्सर युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब प्रश्न आ जाएगा कि किनके बीच इलाहाबाद की संधि हुई? तो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। कब हुई? तो 12 अगस्त 1765। 1764 बक्सर युद्ध के तुरंत बाद, 1 साल बाद। इसे कौन सा संधि कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। इसके द्वारा किसको किसको दीवानी प्राप्त हुई? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, अतः यही यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया था कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर दिया था। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में खोल दिया, यानी 1 साल बाद उसने फिर अपना एक फैक्ट्री खोल दिया, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद हमने ये पॉइंट देखा। तो ये था यूरोपीय व्यापारियों से संबंधित, बिहार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी इसी वीडियो में हम सन्यासी विद्रोह और बहावी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बिहार का आधुनिक इतिहास मैं 6 डेज में कंप्लीट करा दूंगी, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे पोल के माध्यम से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब अपने आगे के तथ्यों को देख लेते हैं। देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है कि कंपनी अपना शासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का एक पद बनाता है कि आपको कंपनी चलाने के लिए नायब नाजिम और उप प्रांतपति का नियुक्ति होगा और वो शासन चलाएंगे। कौन सी कंपनी? तो वही अंग्रेजों की कंपनी। तो बिहार के नायब निजाम में 2 लोग प्रमुख थे। कौन कौन? तो राजा राम नारायण और सीताब राय प्रमुख थे। याद रखिएगा नाम, राजा राम नारायण और सीताब राय। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल एवं बिहार में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया। कब आएगा प्रश्न? 1765 ईस्वी में किसके द्वारा बंगाल और बिहार में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया या लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा। ऑप्शन में रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड मैकिंजे। तो याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव। सन 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। ठीक, 1770 में अकाल पड़ता है, जिसका प्रमुख केंद्र था अब हमारा पटना, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी लगान वसूला, बिल्कुल भी माफी नहीं की, क्रूरता के साथ लगान वसूलते रहा। ठीक,
सन 1770 में ही बिहार के लिए पटना की एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई और बिहार परिषद का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर था। ठीक है, याद रखिएगा 1770 में लगान वसूलने के लिए पटना में एक लगान परिषद की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष कौन बना? जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक, आगे का पॉइंट है 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। अब इसमें क्या है? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक और बिहार परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये जो 1770 में बना था ना बिहार परिषद या लगान परिषद, इसको समाप्त कर दिया गया जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो। और एक निरीक्षक का भी था, वो भी समाप्त हो गया और बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। तो अगर प्रश्न आएगा किस एक्ट के द्वारा बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ? 1813 का एक्ट, 1774 का एक्ट, 1853 का एक्ट। तो याद रखिएगा 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार में बिहार परिषद और निरीक्षक को समाप्त करके प्रांतीय सभा का गठन किया गया। यह प्रश्न आ सकता है कि कब गठन किया गया? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब आते हैं सन 1783 में पुनः भीषण अकाल पड़ा। ठीक, 1770 में एक बार पड़ा, फिर 80 या 13 मतलब 10 और 3 13 साल बाद फिर अकाल पड़ा। तो अनाज भंडार के लिए क्या किया गया? पटना में 1786 में यानी 3 साल बाद एक गोल घर का निर्माण कराया गया। तो आएगा कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में। और गोल घर निर्माण करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अकाल पड़ना, और ताकि हम अनाज का भंडारण कर सके और खाने पीने का लाला न पड़े। और सेकंड चीज अब देखते हैं कि ये हमारा हो गया यूरोपियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब इससे ज्यादा कुछ भी बिहार के लिए नहीं पढ़ना है। जो भी हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे वहां पे अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा और पुर्तगालियों से संबंधित हम उसमें भी पढ़ेंगे। ये तो बिहार स्पेशल है। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, तो वहां पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा बिहार स्पेशल का यहीं से बनेगा, और बाकी जो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गया हो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो डिस्कशन होता है 1 घंटे का टॉपिक वाइज, उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और पोल के थ्रू क्विज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।